हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट का नाम है शिक्षक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इसको पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को कर रहे हैं। पिछले बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे मैं आज फिर से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डेली आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और अब से कोई भी छुट्टी नहीं मारूँगा, ठीक है। ये थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, उस वजह से थोड़ा गैप लेना पड़ा मुझे। 1 महीना हो गया हुआ लगभग, ठीक है। तो अब से कोई भी छुट्टी नहीं होगी और आज से डेली आपको वीडियोस मिलने वाली हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध की फर्स्ट क्लास पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। हमने वादा तो किया था कि एक ही वीडियो में पूरा समेट लिया जाएगा, लेकिन हम इसको अब पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 50 प्रश्न किए हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या उसमें 50 रही है और आज से हम 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। बाकी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। पहले उस वीडियो को देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी वीडियोस के। और पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप लोग अच्छे से एक एक वीडियोस को देखिए। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं 51 नंबर प्रश्न से। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे चैनल के, ठीक है। जहाँ भी आप जुड़ना चाहते हो वहाँ जुड़ सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाना। सभी PDF जो है फ्री मिलने वाली हैं आपको। ये PDF जो है अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपको वहाँ पे फ्री मिल जाएगी। तो सभी PDF जितनी भी हैं वहाँ पे फ्री मिलने वाली हैं। साथ ही साथ वहाँ पे मैं क्विज भी डालता रहता हूँ, तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए और भी अपने साथियों को जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 51 से, ठीक है। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह कथन किसका है ये हमें बताना है, तो ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा ये कथन किसका है। ऑप्शन ए है गांधी का, ऑप्शन बी है जॉन डेवी का, ऑप्शन सी है EM रोजर्स का, ठीक है। ऑप्शन डी है वॉरनेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी राइट रहेगा, EM रोजर्स, ठीक है। EM रोजर्स का है ये कथन। आपको याद रखना है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति, ठीक है, प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह कथन EM रोजर्स का है, EM रोजर्स का है, ठीक है। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह कथन EM रोजर्स का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 52, ठीक है। प्रश्न है मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। प्रारंभ किया है था, ठीक है। मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया था, अब किसने किया था मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ, तो इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन ए आपका रहता है गांधी ने, ऑप्शन बी है फ्रॉवेल ने, ऑप्शन सी है ग्लेडाइस ने, ऑप्शन डी है आपका सुकरात ने। देखो यहाँ पे बात करी जा रही है मौखिक परीक्षाओं का, यानी ओरल टेस्ट जो होते हैं हमारे, उनके बारे में बात कही जा रही है कि इसका प्रारंभ किसने किया, किसने स्टार्ट करा, ठीक है, किया। तो ये ग्लेडाइस ने किया है, ठीक है। मौखिक परीक्षाओं का जो प्रारंभ किया है वो ग्लेडाइस ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको टिक करना है ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी पे आपको टिक करना है, अच्छे से समझ रहे होगे, ठीक है। मौखिक परीक्षाओं का जो प्रारंभ किया है वो ग्लेडाइस ने किया है। मौखिक परीक्षाओं को किसने स्टार्ट किया है, ग्लेडाइस ने किया है। ओरल टेस्ट किसने स्टार्ट किए हैं, तो ग्लेडाइस ने किए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 पर।
मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब देखिए शुरू तो मान लीजिए शुरू तो इन्होंने किया ग्लेडाइस ने, ठीक है, शुरू ग्लेडाइस ने किया, लेकिन यहाँ पे मौखिक जो परीक्षाएं थी उन्हें सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया है, ठीक है, यानी बढ़ावा किसने दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके रहेंगे सुकरात ने दिया है, ठीक है, गांधी ने, फ्रॉवेल ने या हरलॉक ने। तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन ए है सुकरात, ऑप्शन बी है गांधी, ऑप्शन सी है फ्रॉवेल, ऑप्शन डी है हरलॉक। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा, मौखिक परीक्षाओं को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है यानी बढ़ावा दिया है वो हरलॉक ने दिया है। हरलॉक ऑप्शन डी में है। हरलॉक ने क्या किया है? बढ़ावा दिया है, ठीक है। स्टार्ट किसने किया था मौखिक परीक्षाओं को? तो ग्लेडाइस ने किया था, ग्लेडाइस ने, नाम याद रखना पड़ेगा, ग्लेडाइस ने स्टार्ट किया। बढ़ावा किसने दिया? तो बढ़ावा दिया हरलॉक ने, ठीक है, हरलॉक ने, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 54। मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं ये आपको बताना है। तो मूल्यांकन के उद्देश्य देखिए, ऑप्शन ए है आपका समस्याओं का निराकरण करना, ठीक है, समस्याओं का निराकरण करना। ऑप्शन बी है छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान। ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार। उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए समस्याओं का निराकरण करना, ऑप्शन बी है छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी रहेगा, उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है प्रश्न नंबर 54 का उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट रहेगा। ये सभी जो हैं मूल्यांकन के क्या हैं? उद्देश्य हैं। समस्याओं का निराकरण करना, बच्चों की समस्याओं का ज्ञान होना, ठीक है, और शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार किया जाना, ठीक है। ये मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। अगर आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाए तो आप इन तीनों पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। प्रश्न नंबर है 55। प्रश्न है मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं की बात करी जाए, ठीक है, यहाँ पे विशेषताओं की बात करी गई है, ठीक है, और ऊपर हमने बात कही थी उद्देश्य की, ठीक है, पर्पस। यहाँ पे हम विशेषताएं की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है इसमें मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताओं में, ऑप्शन ए है इसमें गुणों का मापन होता है। ऑप्शन ए क्या है? इसमें गुणों का क्या होता है? मापन होता है। ऑप्शन बी है शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो गतिशील बनती है। ऑप्शन सी है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए क्या है? इसमें गुणों का मापन होता है। ऑप्शन बी है शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, ठीक है। ऑप्शन सी है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो रहेगा वो उपरोक्त सभी रहेगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा इसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 पे आते हैं। 56वां प्रश्न है आपका शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक नवाचार जो होता है उसके अंतर्गत क्या आता है? तो ऑप्शन ए है विद्यालय प्रबंध, ऑप्शन बी है मूल्यांकन, ऑप्शन सी है शिक्षण अधिगम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका 56 नंबर का प्रश्न का आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत जो आता है वो विद्यालय प्रबंध, ठीक है, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा इस प्रश्न का, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 57 नंबर। प्रश्न है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है, ठीक है। यह कथन किसका है ये हमें बताना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। ये कथन जो है ये बात किसने कही है ये हमें बताना है, ठीक है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है।
यह कथन किसका है ये हमें बताना है। तो देखो ये जो कथन है ये कोठारी कमीशन का है, ठीक है। आपको केवल इतना याद रखना है, ये कथन जो है कोठारी कमीशन का है। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए राइट रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए याद रखना है, कोठारी कमीशन का ये कथन है, ये आपको याद रखना है। बाकी और जो दिए गए हैं ऑप्शन उनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोठारी कमीशन का यह कथन है। क्या कथन है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ संपूर्ण रूप से के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। ये कथन जो है कोठारी कमीशन का है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 58 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 58 है, यह भी कथन पूछा गया है। तो ये कथन किसका है ये हमें बताना है, ठीक है। कथन क्या है? मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। उसे मानकर चला जाता है। क्या मानकर चला जाता है? तो उसे क्या मानकर चला उसे मानकर चला जाता है, ये कथन है, ठीक है। तो ये किसका कथन है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट रहेगा। आपको इन प्रश्नों में केवल ऑप्शन याद रखने चाहिए या फिर नाम याद रखना चाहिए। नाम याद रखना चाहिए आपको। ऑप्शन मतलब ऑप्शन बी करके याद नहीं रखेंगे, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे कि रेमस, ठीक है, रेमर्स और गैज का ये कथन है, ठीक है। रेमर्स व गैज का ये कथन है, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है, ठीक है। तो रेमर्स और गैज का नाम आप लोग याद रखेंगे अगर ये कथन आपके सामने आएगा तब, ठीक है। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन जो है रेमर्स व गैज का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 59। मूल्यांकन अनुरूप है। मूल्यांकन किसके अनुरूप है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है उद्देश्यों के, ऑप्शन बी है प्रविधि के, ऑप्शन सी है विधि के, ऑप्शन डी है सिद्धांतों के। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विधि के, ठीक है। विधि के हो जाएगा यहाँ पे। मूल्यांकन अनुरूप है किसके? विधि के अनुरूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 60 यानी 60वां प्रश्न। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्य के अनुरूप विभाजित किया जाता है। मूल्यांकन को उपकरणों व प्रविधियों के उद्देश्य के अनुरूप विभाजित किया जाता है। तो इसके चार आंसर चार ऑप्शन क्या क्या हैं? 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में या फिर 2 वर्गों में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो मूल्यांकन के उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित जो किया जाता है वो 4 वर्गों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो रहेगा यहाँ पे ए राइट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 61, ठीक है। प्रश्न है आपका मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? ऑप्शन है घटनाओं का ज्ञान, ऑप्शन बी है आपका प्रतिक्रिया करना, ऑप्शन सी है चरित्रीकरण, ऑप्शन डी है स्वाभाविकरण करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष जो होता है वो स्वाभाविकरण करना होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है क्या रहेगा? राइट रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 62 यानी कि 62, ठीक है। तो प्रश्न क्या है यहाँ पे? प्रश्न है आपका शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन को यह परिभाषा दी है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है ये हमें बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये कथन किसका है या फिर ये परिभाषा किसने दी है। ऐसे प्रश्नों को आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको याद रखना है डंडेकल ने ये परिभाषा दी है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। यह मूल्यांकन की परिभाषा जो है किसने दी है, तो डंडेकल ने दी है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर है 63। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन आवश्यक अंग नहीं है। ऑप्शन ए है शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन बी है सीखने के अनुभव, ऑप्शन सी है व्यवहारिक परिवर्तन, ऑप्शन डी है आपका छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा ये आपको कमेंट करना है। केवल 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है, यानी ऑप्शन डी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर जो है ये आवश्यक अंग नहीं है किसका, मूल्यांकन प्रक्रिया का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर। प्रश्न है भौतिक मापन। भौतिक मापन है ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी अस्थिर, ऑप्शन डी है अनिश्चित। तो देखिए यहाँ पे भौतिक मापन जो होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, क्या होता है, स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्थिर बी में है। ठीक है, स्थिर है। ठीक, भौतिक मापन स्थिर है। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न नंबर है 65। प्रश्न नंबर 65 है मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। ये प्रश्न अभी अभी हमने देखा था। इसका आंसर क्या रहेगा आप लोग कमेंट करने की कोशिश करें। इसके लिए दिए जाते हैं आपको 10 सेकेंड। ठीक है, प्रश्न है मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है या किसने कहा। ठीक है, किसने कहा मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है, यह किसने कहा है। तो आपको करेक्ट करना है रेमर्स एंड गेज एवं गेज या फिर एंड गेज। ठीक है, रेमर्स एंड गेज ने क्या कहा है, मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। ये रेमर्स एवं गेज का कथन है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है 66। प्रश्न है दक्षता आधारित मूल्यांकन है। दक्षता आधारित जो मूल्यांकन है वो क्या है। तो ये सतत मूल्यांकन है, व्यापक मूल्यांकन है या फिर आ और वाह दोनों। ऑप्शन डी है आपका ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रहेगा राइट आंसर क्या रहने वाला है, दक्षता आधारित मूल्यांकन जो होता है वो सतत मूल्यांकन भी होता है और व्यापक मूल्यांकन भी होता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आ और वाह दोनों। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। भावात्मक पक्ष जो होते हैं उनके जो उद्देश्य होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है मान्यताएं, ऑप्शन ए मान्यताएं, ऑप्शन बी है चारित्रिक गुण, ऑप्शन सी है अभिवृत्तियाँ, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है तो उसमें मान्यताएं भी शामिल होंगी। ठीक है, मान्यताएं शामिल होंगी, चारित्रिक गुण शामिल होंगे और क्या होगा, अभिवृत्तियां भी शामिल होंगी। मान्यताएं, चारित्रिक गुण एवं अभिवृत्तियां
भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे प्रश्न नंबर है 68। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, प्राथमिक जो कक्षाएं होती हैं 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं बोली जाती हैं जिन्हें, ठीक है, इसमें किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए ऑप्शन ए है जांच सूची, ठीक है, जांच सूची। ऑप्शन बी है निरीक्षण, ऑप्शन सी है संचयी आलेख, ऑप्शन डी है रेटिंग स्कूल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निरीक्षण। निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है निरीक्षण, ठीक है, निरीक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्नावली सूची संबंधित है। प्रश्नावली सूची जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है परिप्रेक्ष्य आकार से, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, ऑप्शन सी साक्षात्कार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है परिप्रेक्ष्य आकार से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 70। साक्षात्कार संबंधित है। साक्षात्कार जो होता है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है प्रश्नावली से, ऑप्शन बी है अनुसूची से, ऑप्शन सी है चिन्हांकन से, या फिर चिन्हांकन सूची से, ऑप्शन डी है प्राप्तांक पत्र से। तो साक्षात्कार जो है वो अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी याद रखना है, साक्षात्कार अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रश्नावली सूची किससे संबंधित है? तो परिप्रेक्ष्य आकार से, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे अपना करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न, यानी कि 71वां प्रश्न, ठीक है। प्रश्न है अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। अशाब्दिक निर्धारण मापनी जो है वो क्या है? ऑप्शन ए है निर्धारण मापनी, ऑप्शन बी है स्थिति मापनी, ऑप्शन सी है आंतरिक संगति मापनी, ऑप्शन डी है आत्म निर्धारण विधि। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आत्म निर्धारण विधि जो होती है वो अशाब्दिक निर्धारण मापनी है, ठीक है। अशाब्दिक निर्धारण मापनी जो होती है वो क्या है? आत्म निर्धारण विधि है। ऑप्शन नंबर डी राइट यहाँ पे रहेगा आपका। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 72। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबद्ध हैं। तो ये क्या हैं? पूरक हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हैं घनिष्ठ हैं, ऑप्शन सी आवश्यक हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट रहेगा, घनिष्ठ हैं, ठीक है। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबद्ध हैं, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, घनिष्ठ है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर है 73। मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। मूल्यांकन जो होता है उसके द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला है व्यक्ति के अधिगम स्तर को हम पता कर सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। ऑप्शन बी है हमारा समाज के अधिगम स्तर को मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका छात्र के अधिगम स्तर को, ठीक है। ऑप्शन डी है ये सभी। देखो, मूल्यांकन जो होता है वो व्यक्ति और समाज का नहीं किया जाता है, वो मापन किया जाता है, ठीक है। लेकिन मूल्यांकन जो होता है वो छात्र का किया जाता है, ठीक है। छात्र के अधिगम स्तर को हम किसके द्वारा माप सकते हैं? तो मूल्यांकन के द्वारा, ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट रहेगा, छात्र के अधिगम स्तर को मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है और किया जा सकता, ठीक है, किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 74, यानी कि 74वां प्रश्न।
प्रश्न है मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है। मूल्यांकन उपकरण जो होते हैं वो क्या होते हैं? वैध होते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है अवैध, ऑप्शन सी है आ और वाह दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मूल्यांकन उपकरण जो होते हैं वो वैध होते हैं, ठीक है, वैध होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, वैध होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आने, प्रश्न नंबर है आपका 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? ठीक है, कौन सा परीक्षण है जिसकी विश्वसनीयता ज्ञात करने की कोई विधि नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है परीक्षण पुनः परीक्षण, ऑप्शन बी है विच्छेदन, ऑप्शन सी है मानक त्रुटि, ऑप्शन डी है समांतर प्रारूप विधि। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, देखिए यहाँ पे मानक त्रुटि जो होती है उसकी कोई विश्वसनीयता ज्ञात करने की नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट रहेगा, मानक त्रुटि मतलब बहुत छोटी जो त्रुटि होती है उसकी कोई वो नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका 76 नंबर प्रश्न है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? देखिए यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है, ठीक है, परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा किसने दी है ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो ये परिभाषा किसने दी है ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहले फिर से एक बार परिभाषा को पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह जो परिभाषा है वो किसने दी है? तो यह दी है आपकी परिभाषा कॉर्नबैक ने, कॉर्नबैक, ठीक है। वस्तुनिष्ठ वह परीक्षण है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्नबैक की परिभाषा है। कॉर्नबैक कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। कॉर्नबैक कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है। कॉर्नबैक की ये परिभाषा है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 यानी कि 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सी है जो एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है आपका विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है संक्षिप्तता, ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, मतलब जो शॉर्ट में बातें बता दें, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट रहेगा। आपको क्या करना है? अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या है कि आप बात को फुल डिटेल में बताएं, ठीक है, और विश्वास के साथ बताएं और बात सही हो वही बताएं, ठीक है, वैधता, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 78 नंबर, 78वां प्रश्न है हमारा। 78वां प्रश्न है आपका, जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है। जब कोई परीक्षण जो होता है जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण कहा जाता है। तो वह परीक्षण जो होता है वो क्या कहा जाता है? तो वह परीक्षण जो होता है उसे वैध कहा जाता है, वैध यानी वैध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, विश्वसनीयता, प्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं आपके करेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहेगा वैध रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण कहा जाता है
वेद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। ठीक है, 79 प्रश्न है, कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। ठीक है, कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसका है? यह कथन गिलफोर्ड का है। आपको याद रखना है ये कथन जो है किसका है? गिलफोर्ड का है। कथन को फिर से रिपीट करेंगे अभी। ठीक है, कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है, सॉरी ये प्रश्न शायद, रुकिए एक मिनट, ओके ये वाला अलग है। ठीक है, ये वाला था जो इसका आंसर कॉन्वेक्स था। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। ये वाला प्रश्न है, कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। ठीक है, कोई परीक्षण जो है उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्यों का क्या करता है? मापन करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गिलफोर्ड का है। ठीक है, यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। पुनर्वलन की विधियां हैं। पुनर्वलन जो होता है उसकी क्या विधियां हैं? ऑप्शन ए है सतत मूल्यांकन में पुनर्वलन। ऑप्शन बी है मासिक मासिक मूल्यांकन में पुनर्वलन। या फिर ऑप्शन सी है आपका आ और वाह दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न है, पुनर्वलन की विधियां हैं। पुनर्वलन जो होता है उसकी क्या विधियां हैं? तो ऑप्शन ए है सतत मूल्यांकन में पुनर्वलन। ऑप्शन बी है मानसिक मूल्यांकन में पुनर्वलन। ऑप्शन सी है आ और वाह दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा आ और वाह दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। पुनर्वलन की दो विधियां हैं, सतत मूल्यांकन में पुनर्वलन और मासिक मूल्यांकन में पुनर्वलन। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न नंबर है 81। परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का एक नियम है। यह क्या है? शाश्वत है, निश्चित है या अनिश्चित है? इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? शाश्वत है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, यह शाश्वत है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 82। ठीक है, नवाचार का निर्माण किया जाता है। नवाचार जो है उसका निर्माण किया जाता है। नवाचार का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए है नैतिक आधार पर। ऑप्शन बी है सामाजिक आधार पर। ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक आधार पर। ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नवाचार का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए नैतिक आधार पर। ऑप्शन बी सामाजिक आधार पर। ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक आधार पर। ऑप्शन डी है ये सभी। तो नवाचार का निर्माण जो है मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या रहेगा? राइट, सी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार पर। प्रश्न नंबर है 83। प्रार्थना स्थल की गतिविधियां हैं। प्रार्थना स्थल जो होता है वहाँ क्या क्या किया जाता है? हम लोग प्रेयर करते थे। ठीक है, तो वहाँ क्या क्या किया जाता है? वहाँ स्वच्छता होती है। ठीक है, वहाँ राष्ट्रीय गीत करते हैं हम लोग। ठीक है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और सद्विचार होते हैं, मतलब अच्छे विचार बोले जाते हैं और ये सभी होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें कहाँ होती हैं? प्रार्थना स्थल में होती हैं। प्रार्थना स्थल में स्वच्छता, राष्ट्रीय गीत, सद्विचार ये सभी होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न,